हम कर रहे थे हिस्ट्री में आपका चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। हम पहुंचे हैं पेज नंबर 127 आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में। टॉपिक है क्लासिकल डांसेस। कल हमने पढ़ा था कथक के बारे में कि कथक की कहानी क्या है, कथक कैसे फेमस हुआ, और हमने पढ़ा था कथक पर ब्रिटिशर्स द्वारा बहुत पसंद नहीं किया जाता था, पर कथक जो हमारे इंडिया में जो 6 क्लासिकल फॉर्म्स हैं डांस के, उसमें वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स कथक फेमस है। अब क्लासिकल डांसेस क्या होता है, हम काफ़ी बोलते हैं कि क्लासिकल डांस है, कि भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, कथक क्लासिकल है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल? क्लासिकल वर्ड का मतलब क्या है? क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज ऑफन कॉम्प्लिकेटेड। कभी अगर आप कहते हो किसी को क्लासिकल, किसी आर्ट फॉर्म को, किसी डांस फॉर्म को क्लासिकल कहते हो, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं क्लासिकल अगर वो रिलीजियस थीम से डील करती है, मतलब किसी धर्म से डील करती है, इसलिए आप उसको क्लासिकल बोलते हो, या आप किसी चीज़ को क्लासिकल बोलते हो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्किल चाहिए, उसमें आपको बहुत लंबे समय तक की ट्रेनिंग चाहिए, इसलिए उसे क्लासिकल बोलते हो, या आप किसी चीज़ को इसलिए क्लासिकल बोलते हो क्योंकि उसको कुछ रूल्स के हिसाब से परफॉर्म करना पड़ता है और उसमें और बहुत सारे आप चेंजेस नहीं कर सकते। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सोचने पड़ेंगे कि क्या ये ज़रूरी है कि हम डांस फॉर्म्स को इतना याद रखें, या मतलब कोई टिपिकल चीज़, डांस तो डांस होता है ना, उसमें हम क्यों इतना सोचें कि इसकी मुद्रा ऐसी, उसका टाइप ऐसा, ऐसा क्यों सोचना पड़ता है? जो क्लासिकल है, क्लासिकल वर्ड ये दिखाता है कि भाई ये डांस फॉर्म सुपीरियर है, पर ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। मतलब जब आपको कोई बोलता है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही सुपीरियर है, भाई सबसे बहुत ही बेहतर डांस फॉर्म है जब हम क्लासिकल वर्ड उसमें यूज़ करते हैं, पर ये हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, क्लासिकल वर्ड लोग क्यों यूज़ करते हैं? भाई किसी डांस फॉर्म को क्लासिकल वर्ड यूज़ करते हैं किसी डांस फॉर्म को ऊंचा बताने के लिए, सुपीरियर बताने के लिए। ठीक है, बाकी के डांस फॉर्म्स कैसे हैं? अदर डांस फॉर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल एट प्रेजेंट आर, बाकी के जो डांस फॉर्म जो क्लासिकल बोले जाते हैं वो हैं भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, कथकली केरला, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। ठीक है, ये सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। ठीक है, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 6 डांस फॉर्म है, उसमें कथक भी है। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। ये 6 क्लासिकल डांस फॉर्म हैं हमारे इंडिया के। हम देखते हैं अब नेक्स्ट पेज में। आपको फिलहाल ये याद रखने की ज़रूरत है, शायद आपको कभी ये लाइफ में काम आए, कि हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म आज कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। अब हमारा नया टॉपिक है जो कि पेज 128 पे है, वो है पेंटिंग फॉर पेट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। हम जब ये टॉपिक स्टार्ट लेंगे तो हम पेट्रॉन्स का मतलब और मिनिएचर्स का दोनों का मतलब समझेंगे। पेंटिंग वर्ड है, इतना समझ लो टॉपिक में पेंटिंग है, और मिनिएचर ट्रेडिशन और पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वॉज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब मिनिएचर पेंटिंग की प्रथा भी चालू हुई थी, जैसे कि हमने देखा कि डांस फॉर्म चालू हुए थे, वैसे मिनिएचर पेंटिंग्स भी चालू हुई थी। Miniatures, as their very name suggests, are small-sized paintings generally done in watercolor on cloth or paper. Miniatures क्या हैं? Miniatures छोटी सी पेंटिंग्स है, as their name suggests, are small-sized paintings, छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं, generally done in watercolor और cloth और paper. ये पेंटिंग्स किस में की जाती हैं? ये पेंटिंग्स की जाती हैं, छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं जो वाटर कलर से क्लोथ पे या पेपर पे की जाती हैं। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड।
जो शुरू के जो मिनिएचर्स थे, मतलब पहले जो ये पेंटिंग्स की जाती थी, छोटी छोटी पेंटिंग्स, ये पाम लीव्स पे या वुड पे की जाती थी, ठीक है, लकड़े पे या पाम लीव्स पे की जाती थी। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट जैना टेक्स्ट। सो इसमें से जो द सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट जैना टेक्स्ट। सो इसमें से जो ब्यूटीफुल हैं, जो पेंटिंग्स ब्यूटीफुल हैं, वो आपको वेस्टर्न इंडिया में मिलेंगी और उसमें आपको जैनों के बारे में, मतलब जैनों की तस्वीरें मिलेंगी, जैन्स को दिखाती हुई तस्वीरें मिलेंगी। द मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर, शाहजहां patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. These were generally painted in brilliant cultures and portrayed court scenes, scenes of battles और hunting and were other aspects of social life। अब देखो, अब मेन चीज आई, जो टॉपिक का नाम है पेंटिंग फॉर पेट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। मिनिएचर्स क्या होता है? पेंटिंग्स जो वाटर कलर से क्लोथ पे या पेपर पे पेंटिंग की जाती है, उसे हम मिनिएचर्स कहते हैं। पहले जो ये मिनिएचर्स बनाए जाते थे पाम लीव्स पे, वुड्स पे बनाए जाते थे। ये जो मुगलों के बादशाह होते थे, ये जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब क्या करते थे? ये पैट्रोनाइज करते थे। पैट्रोनाइज का मतलब सपोर्ट करते थे। किनको? हाईली स्किल्ड पेंटर्स को। इनकी पेंटिंग्स को ये प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे, पैट्रोनाइज करते थे। जो बहुत ही मतलब अच्छे स्किल्ड पेंटर्स हैं उनको, हु प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोइट्री। जो मतलब पहले ये लोग क्या करते थे, स्किल्ड पेंटर्स, पहले ये लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाया करते थे जिसमें हिस्ट्री के बारे में लिखा होता था, पोएट्री के बारे में। ये लोग, अब ये जो हाईली स्किल्ड पेंटर्स है वो अब पेंटिंग करते थे ब्रिलियंट कलर्स से। और क्या, किस चीज की पेंटिंग करते थे? वो राजा के कोर्ट सीन्स दिखाते थे, या राजा बैटल कर रहा है वो सीन्स, राजा हंटिंग करने गया है वो सीन्स, और बाकी उनकी जो सोशल लाइफ थी वो सब दिखाते थे। So they were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. So ये जो skilled painters थे, highly skilled painters थे, जो मतलब राजा इनको पैट्रोनाइज करते थे, इनको सपोर्ट करते थे ये पेंटिंग्स बनाने। तो ये पेंटिंग्स सबको देखने नसीब नहीं होती थी। ये पेंटिंग्स मतलब एज अ गिफ्ट ये लोग राजा को देते थे, और राजा और उसके कुछ लोग ही वो पेंटिंग देख पाते थे। मतलब उस टाइम ये, मतलब राजा ऐसा क्यों करते थे, ये अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे ताकि भाई फ्यूचर में यादगिर बनी रहे। आपको पता है पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, ये एक फ्यूचर में एक मेमोरी होती है, ठीक है, यादगिर बन जाती है। ये राजा, जो ये मुगल एम्परर्स थे, इनकी सोच यही रहती होगी कि भाई हमको फ्यूचर की जनरेशन से याद रखें। यहाँ देखो, ये मुगल मिनिएचर है, मतलब मुगल की तस्वीर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हंटिंग करने गए हैं। ये देखो यहाँ पे हंटिंग हो रही है। ये हंटिंग की तस्वीर है, और यहाँ पे अकबर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं हंटिंग के टाइम। ये एक मुगल मिनिएचर है, मतलब छोटी सी पेंटिंग है मुगलों की। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, धीरे धीरे जो मुगलों का शासन है वो गिरता गया। मतलब मुगलों का शासन, अब मुगल राजा हारते गए। मुगलों का जो शासन है डिक्लाइन हुआ। मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट्स ऑफ इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। ये जो सारे पेंटर्स थे जो उन मुगलों के लिए काम करते थे, अब उनका शासन भी, पहले तो क्या इनको बहुत गिफ्ट मिलते थे, पैसे मिलते थे इन राजाओं से, मुगलों से। अब मुगलों का शासन गिरता गया, उनके पास पैसे रहे नहीं, तो ये लोग अब कहाँ चले गए? दूसरे स्टेट्स में चले गए। ये पेंटर्स दूसरे राजाओं के पास, जिनका अभी टाइम अच्छा चल रहा है, उनके पास चले गए। जो मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। जैसे ये लोग मुगलों की तस्वीरें बनाते थे, तो क्योंकि इन्होंने इतना टाइम मुगलों की तस्वीरें बनाई, मतलब मुगलों की पिक्चर, मिनिएचर्स बनाए, ये जो पेंटर्स हैं, ये जो मुगल टच है, तो ये जब डिक्केन और राजपूत कोर्ट्स में गए राजस्थान के, मतलब मुगल तो अब हो गया। एज ए रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डिक्केन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। ये लोग अभी मतलब डिक्केन के जो मुगल, मतलब ये
जो उनका टेस्ट था, मुगल टेस्ट था, अब वो राजस्थान के राजाओं में, राजपूत्स में, और जो डिक्कन रीजन के जो कोर्ट्स थे वो उनकी तस्वीरें बनाते थे, थोड़ा थोड़ा मुगल टच आता था। सो एट द सेम टाइम दे रिटेन एंड डेवलप्ड द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पर एक अनूठापन और एक डिफरेंट रखती थी वो पोर्ट्रे, वो मिनिएचर, बट एक टच थोड़ा वो होता था, वो मुगल टाइप। पोर्ट्रेज ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड, तो फिर से पोर्ट्रे बनाने लगे, मतलब तस्वीरें बनाई जाने लगी, पोर्ट्रेट्स बनाए जाने लगे। फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल, besides theme from mythology and poetry were depicted at centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। सो फिर मतलब जो माइथोलॉजिकल थीम्स होती थी, माइथोलॉजिकल मतलब वो जो रामायण, महाभारत, ये सारी थीम्स पे, पोएट्रीज पे जो है पोर्ट्रेट्स बनाए जाने लगे, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, इन सब जगहों पे। अनदर रीजन, मतलब ये वाली लाइन टिक कर देते हैं कि यहाँ पे भी मिनिएचर्स बनने लगे। अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स वाज द हिमालयन फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो जो दूसरी रीजन है जिसने मिनिएचर पेंटिंग्स को अट्रैक्ट किया, ठीक है। सो अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर वाज द हिमालयन फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो दूसरी रीजन जिसने मिनिएचर पेंटिंग्स को अट्रैक्ट किया वो थी हिमालयन फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो मिनिएचर पेंटिंग्स को बढ़ावा और कहाँ मिला? हिमाचल प्रदेश में मिला, ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश में भी मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी एक पेंटिंग बनी हुई है, ये वाली। सो ये पेंटिंग किसकी बनी हुई है? ये दिखा रहे हैं महाराणा राम सिंह 2 होली खेल रहे हैं। ये कोटा का राजपूत मिनिएचर है, मतलब राजपूतों की छोटी सी पेंटिंग बनाई गई है, मिनिएचर पेंटिंग कोटा में। कोटा की पेंटिंग है, कोटा राजस्थान वाली। सो कोटा की पेंटिंग है और यह महाराणा राम सिंह 2 होली खेल रहे हैं, ठीक है। सो ये एक मिनिएचर पेंटिंग है, ये देखो, ये है महाराणा राम सिंह 2, पेज नंबर 129 पे। सो ये खेल रहे हैं होली, ठीक है। So, by the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting called Bhasoli. So, आगे जाके 17th सेंचुरी के एंड में एक बहुत ही बोल्ड और इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग चालू हुआ, जिसे भसोली कहते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये स्टाइल फिर बहुत प्रचलन में आया, भसोली नाम है मिनिएचर पेंटिंग का नया टाइप। The most popular text to be painted here was भानु दत्ता's रसमंजरी। सो हिमाचल प्रदेश में जो कौन सी स्टाइल डेवलप हुई थी मिनिएचर पेंटिंग की? बसोली। सो सबसे पॉपुलर पेंटिंग या सबसे पॉपुलर मिनिएचर जो हिमाचल प्रदेश में रहा वो था भानु दत्ता का। भानु दत्ता पेंटर थे, उनका रसमंजरी करके उनकी पेंटिंग थी, वो फेमस रही, ठीक है। सो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वाज भानु दत्ता's रसमंजरी। नादिर शाह's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainty of the plains. So जो नादिर शाह का इन्वेशन था, नादिर शाह's invasion and the conquest of Delhi in 1739, नादिर शाह ने इन्वेट किया, क्या इन्वेट किया? दिल्ली जीत लिया, और उन्होंने उसको जीत लिया 1739 को। सो नादिर शाह ने दिल्ली को इन्वेड कर लिया था, जीत लिया था। सो उसने हमला किया था, दिल्ली जीती थी 1739। तो नादिर शाह ने किन से दिल्ली जीती थी? नादिर शाह ने मुगल एम्परर से दिल्ली जीती थी। सो नादिर शाह एक्चुअली वो पर्सिया के शाह थे, पर्सिया के राजा थे। सो उन्होंने मुगलों से दिल्ली जीत ली। तो अब जो मुगलों के आर्टिस्ट थे, मतलब जो मुगल्स के पेंटर्स थे, तो उनको छोड़ना पड़ा, मतलब दिल्ली छोड़ना पड़ा, नॉर्थर्न इंडिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यहाँ और क्या होने वाला है। मतलब नादिर शाह ने जीत ली थी, मुगल्स हार गए थे, तो अब फिर वो लोग वहाँ ये
हिल्स चले गए, ठीक है, मतलब ये प्लेन नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़ के हिल्स की तरफ, पहाड़ियों की तरफ चले गए। और यहाँ देखो नीचे एक फिगर 9 बनी हुई है, ये पिक्चर दिखा रही है कृष्ण राधा। ये कृष्ण है, राधा है, और राधा की एक सहेली, पहाड़ी नाम है उसका, ये उसकी पेंटिंग है, मिनिएचर कहते हैं इसे, मिनिएचर है, और कांगड़ा जगह का है ये, ठीक है। सो ये भी एक मिनिएचर पेंटिंग है। तो जब ये हिल्स की तरफ चले गए सारे पेंटर्स, so they found ready patrons, page number 130, they found ready patrons which led to the founding of the Kangra School of Painting। so जब वो वहाँ गए तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे उनको सपोर्ट अच्छा मिला, सो वहाँ उन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग चालू किया। सो मतलब जो दिल्ली से निकले थे सारे पेंटर्स, क्योंकि मुगलों जीत लिया था नादिर शाह ने, सो वो पहुंचे हिल्स, पहाड़ियों पे पहुंचे, पहाड़ियों पे उन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग चालू किया। बाय द मिड 18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting। अब मिड 18th century में एक इन्होंने थोड़ा सा स्टाइल ऑफ पेंटिंग बदला, मिनिएचर पेंटिंग में थोड़ी सी एक नई चीज डाली। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवाइट ट्रेडिशंस। सो इनका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, मतलब कहाँ से ये लोग इंस्पायर होते थे, ये जो पहाड़ी में, जो पहाड़ी इलाकों में जो पेंटर्स थे, सो द सोर्स ऑफ वॉज द वैष्णवाइट ट्रेडिशंस, जो वैष्णवों की जो ट्रेडिशंस हैं उनसे इंस्पायर होते थे, वैष्णव की। सॉफ्ट कलर्स, कैसी पेंटिंग्स होती थी उनकी, सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स। सो एकदम हल्के से कलर्स होते थे, ब्लू ग्रीन ऐसे कलर्स होते थे, एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग। और मतलब कांगड़ा पेंटिंग एकदम अलग ही दिखती थी, ठीक है। सो रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमन एंड मैन पेंटेड एज वेल ऑन पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स, क्लोथ, वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड। सो इवन ऑर्डिनरी मैन वुमन पेंटेड एज वेल, उस टाइम मतलब अभी भी जो आम आदमी औरतें होती है वो भी पेंटिंग करते हैं, कहाँ पे, पॉट्स में, वॉल्स पे, फ्लोर्स पे, क्लोथ पे। सो वर्क ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड। सो ये जो इनका आर्ट वर्क है वो अभी आपको देखने नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि इन्होंने बनाया था तो मटके वगैरह थे, फूट गए होंगे, क्लोथ हैं फट गए होंगे। पर आज भी ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, ये जो पेंटर्स की पेंटिंग है, आज भी उनको संभाल के रखा गया है पैलेसेस में। इवन आप कहीं जाते हो, कोई पुराना ताजमहल बोल रही हूँ, पुरानी कोई इमारत, बिल्डिंग कहीं पे भी जाते हो देखने, सो आप देखते हो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, वो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जो उस टाइम के पेंटर्स ने बनाई होती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिनिएचर्स, मतलब पैट्रोनेज टू मिनिएचर्स। अच्छा, अब आगे देखते हैं अ क्लोजर लुक बंगाल, द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज। सो हमने देखा पेंटिंग्स कैसे ग्रो हुई, पेंटर्स कैसे आगे बढ़े। सो अब हम देखेंगे रीजनल लैंग्वेज का कैसे ग्रोथ हुआ। सो हम बंगाल को देखेंगे पेज नंबर 130 पे ही। As we saw at the outset, we often tend to identify regions in terms of language spoken by the people. So we assume that people in Bengal always spoke Bengali. However, what is interesting that while Bengali is not as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit text suggests that the people of did not speak Sanskrit. How then did the new language emerge? So हम मोस्टली किसी भी रीजन को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अगर कोई गुजराती बोल रहा है हम कहेंगे गुजरात से है, कोई मराठी बोल रहा है हम कहेंगे महाराष्ट्र से है। सो ऐसे हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से रीजन डिसाइड कर लेते हैं। सो हम लोगों की धारणा यही है, अगर कोई बंगाली बोल रहा है तो वो बंगाल से होगा। सो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, जो बंगाली है जो रिकॉग्नाइज हो रही है एज अ लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम संस्कृत, बंगाली को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भाई वो संस्कृत से डिराइव की गई है, वो एक संस्कृत से भाषा डिराइव की गई है। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो बंगाली भाषा है, बंगाली इज नाउ रिकॉग्नाइज एज अ लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम संस्कृत। ऐसे माना जाता है कि बंगाली जो है संस्कृत से आई है,
पर पहले जो संस्कृत टेक्स्ट होती थी वो सजेस्ट करती है कि जो पीपल बंगाल के लोग थे वो सांस्कृतिक भाषाएं बोलते ही नहीं है। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट सजेस्ट दैट पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक सांस्कृतिक लैंग्वेजेस। सो ये जो नई भाषा है बंगाली भाषा है वो इमर्ज कैसे हुई, आई कैसे? सो फ्रॉम द 4th 3rd सेंचुरी से हम बंगाली भाषा आई कैसे वो पढ़ रहे हैं कि बंगाली जो बंगाली लैंग्वेज है वो इमर्ज कैसे हुई। सो हमने देखा कि वो संस्कृत से आई है, पर हम लोग बोलते हैं कि नहीं बंगालियों को तो संस्कृत आती ही नहीं है। मतलब तो फ्रॉम द 4th 3rd centuries BCE कमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध साउथ बिहार विच मे हैव लेड टू द ग्रोइंग। तो देखो फ्रॉम द 4th 3rd centuries BCE। सो अगर आप 4th 3rd centuries BCE की बात करो तब से मतलब उस टाइम से कमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध। मतलब कमर्शियली ये दो रीजन्स हैं, इनके जो व्यवहार हैं बहुत बड़े, कमर्शियली इन द सेंस बिजनेस सेंस में। सो कमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध साउथ बिहार। सो इन दोनों के बीच में रिलेशंस डेवलप हो रहे थे, स्टैब्लिश हो रहे थे, विच मे हैव लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। अब बिहार में संस्कृत ज्यादा बोली जाती थी, ठीक है, मगध जो था संस्कृत ज्यादा बोली जाती थी। तो इससे क्योंकि उनके कमर्शियल रिलेशंस डेवलप हुए, उनके जो मतलब बिजनेस रिलेशंस डेवलप हुए, तो जो ऑटोमेटिकली जो संस्कृत भाषा है वो डेवलप हुई। ड्यूरिंग द 4th century the Gupta rulers established political control over North Bengal and began to settle Brahmins in this area. So 4th century के दौरान ड्यूरिंग द 4th century the Gupta rulers established political control over North Bengal. So 4th century के दौरान जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने जो है पॉलिटिकल कंट्रोल बनाया नॉर्थ बंगाल के ऊपर, ठीक है। 4th century में गुप्ता रूलर्स ने अपना नॉर्थ बंगाल के ऊपर अपना कब्जा किया। अब ये गुप्ता रूलर्स भी कौन है, ये भी संस्कृत भाषा से, मतलब यहाँ दिखा रहे हैं कि बंगाल में संस्कृत आई कैसे, मतलब बंगाली जो भाषा संस्कृत से कैसे निकली। तो पहले दिखा रहे हैं कि इनके कमर्शियल टाइज थे, बंगालीज के कमर्शियल टाइज थे मगध के साथ। मगध कौन, आज वो बिहार बोला जाता है, तो मगध के साथ उनके कमर्शियल टाइज थे। फिर हो सकता है इसलिए उनकी संस्कृत डेवलप हुई हो। फिर दूसरा एक बोला जा रहा है कि 4th century के दौरान जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने नॉर्थ बंगाल पे कब्जा कर लिया था एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मण्स इन दिस एरिया। सो वहाँ पे ब्राह्मण रहने लगे आके, गुप्ता रूलर्स मतलब ब्राह्मण आके रहने लगे नॉर्थ बंगाल में। Thus the linguistic and cultural influence from the mid Ganga valley became stronger. So इस तरह से जो मतलब क्योंकि ये सब ये गुप्ता रूलर्स और ये जो मगध के लोग ये सब कहाँ के हैं, ये गंगा किनारे वाले लोग हैं, ठीक है, मिड गंगा वैली। सो ये वहाँ के लोग हैं, तो उनकी जो भाषा थी संस्कृत, ठीक है। सो इनकी जो लिंग्विस्टिक मतलब जो बोली कल्चरल इन्फ्लुएंस का जो कल्चर था वो स्ट्रांग होता गया इस रीजन में आके, क्योंकि वो थे ही वो। इन द 7th century the Chinese traveler Zhuangzheng observed the languages related were in use all over Bengal. सो देख अगर आप चाइनीज ट्रैवलर ज़ुआनज़ैंग की अगर बात सुनो 7th century में उसने कहा कि बंगाल पूरे बंगाल में संस्कृत भाषा ही बोली जा रही थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि मगध से उनके रिश्ते जो बिजनेस रिलेशंस थे, कमर्शियल रिलेशंस थे वो थे, और दूसरा था कि भाई जो उनके 8th century से बंगाल जो है वो एक सेंटर बन गया, रीजनल किंगडम अंडर द पालास। सो ये पालास कौन है, ये पालास मतलब आप सुनते हो ना गोपाला, धर्मपाला, सो ये उस डायनेस्टी के थे। तो बंगाल इनका भी सेंटर बन गया, पालास का भी सेंटर बन गया। Between 14th and 16th century, Bengal was ruled by sultans who were independent of the rulers in Delhi. So बंगाल देखो, बंगाल किस किस के अंदर आया है, बंगाल को किस किस ने आपने ऊपर पढ़ा कि गुप्ता रूलर्स ने बंगाल पे राज किया, फिर आपने देखा कि बंगाल और मगध के रिलेशंस थे, फिर आपने अभी देखा कि बंगाल को रीजनल किंगडम अंडर पालास, तो बंगाल भी एक मतलब पालास के अंडर भी आ गया। फिर बिटवीन 14th and 16th century
बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान्स हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली। सो बंगाल को सुल्तान ने भी रूल किया। In 1586, when Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of the Bengal सूबा। So 1586 में जब अकबर ने बंगाल जीता, ठीक है, 1586 में जब अकबर ने बंगाल जीता, so it formed the nucleus of बंगाल सूबा। So जब अकबर ने बंगाल जीता तो मतलब उन्होंने क्या किया, बंगाल में एक सूबा बना। सूबा क्या मतलब आधे से ज्यादा बंगाल मुगलों के हाथ हो गया, ठीक है, सो सूबा कहते हैं। सो उन्होंने मतलब उसमें भी देखो मुगल आ गए, बंगाल में मुगल भी आ गए। वाइल पर्शियन वॉज अ लैंग्वेज, तो क्योंकि अकबर ने आधे से ज्यादा बंगाल अपने हाथ कर दिया था, उन्होंने मतलब बंगाल सूबा मतलब आधे से ज्यादा बंगाल मुगलों का कर दिया था। सो उन्होंने क्या किया, अकबर ने पर्शियन को लैंग्वेज बना दी एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भाई जो राजा महाराजा ये सब पर्शियन लैंग्वेज यूज करते थे, और उन्होंने बंगाली को रीजनल लैंग्वेज करके डेवलप किया कि बंगाल रीजन की लैंग्वेज और एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग पर्शियन की लैंग्वेज बोलते थे। In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region now known as West Bengal. So, ये बंगाल अभी जो बंगाली लैंग्वेज है अब और डेवलप हो रही थी, मतलब अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग बोलियां उसमें जुड़ रही थी, और इवन वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल की भी जो बोली थी उस वो भी थोड़ी उसमें घुस रही थी। सो दस ऑल्दो बंगाली इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, सो भले बंगाल का जो बंगाली लैंग्वेज है वो आई संस्कृत से है, पर क्योंकि इतने सारे लोगों ने बंगाल पे राज किया है, सो उस भाषा में अलग अलग बदलाव आए हैं। जैसे आप लोगों की भाषा, हम लोग हिंदी बोलते हैं पर हिंदी भाषा हम प्योर हिंदी नहीं बोलते, हम लोग मिक्स में बोलते हैं। सो ये क्या है, ये चेंजेस आए हैं। So thus although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. बंगाली लैंग्वेज में बहुत बदलाव आए हैं। Although also a wide range of non-Sanskrit words derived from variety of sources including tribal languages, Persian and European languages have become part of modern Bengali. So आज जो बंगाली लैंग्वेज है वो क्या है, आज जो बंगाली लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे नॉन संस्कृत वर्ड्स हैं, मतलब संस्कृत के वर्ड्स नहीं हैं, और वो अलग अलग सोर्सेस से ली गई है, जैसे कि ट्राइबल लैंग्वेज, पर्सियन, यूरोपियन लैंग्वेज। सो ये जो मॉडर्न बंगाली है ये उन सब का मिश्रण है, मतलब सब लैंग्वेजेस का मिश्रण है आज की बंगाली भाषा। सो अर्ली बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इंडेप्टेड टू संस्कृत एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। सो शुरू में जो बंगाली लिटरेचर होता था, हमारे सारे बंगाल की बुक्स वगैरह, पोएम्स, सो दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती थी, एक संस्कृत में और दूसरी संस्कृत के बिना वाली, ठीक है। द फर्स्ट इंक्लूड, संस्कृत वाली क्या थी, बंगाल के लिटरेचर है जो संस्कृत में, द फर्स्ट इंक्लूड्स द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स, द मंगल काव्यास, लिटरली ऑस्पिशियस पोएम्स डीलिंग विद लोकल डेइटीज, एंड भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवी, द लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट। सो जो पहला जो संस्कृत वर्जन था बंगाल लिटरेचर का, सो फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशन, उसमें पहले वर्जन में क्या था, फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स। सो संस्कृत की बड़ी बड़ी किताबें होती थी उसका ट्रांसलेशन, द मंगल काव्यास जो ऑस्पिशियस पोएम्स थी, डीलिंग विद लोकल डेइटीज, ठीक है, जो मतलब पवित्र पोएम्स होती थी जो देवी देवताओं के बारे में होती थी, भक्ति लिटरेचर सच एज बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवी, द लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट। सो इवन भक्ति लिटरेचर से भी ये मतलब भक्ति लिटरेचर भी इंक्लूड था उसमें लिटरेचर में, जिसमें किस किस की बायोग्राफी लिखी गई थी, चैतन्य देवी की, लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट। और जो सेकंड इनका दूसरा लिटरेचर, मतलब बंगाली लिटरेचर दो में था, एक संस्कृत और दूसरा संस्कृत के बिना वाला। संस्कृत के बिना वाला था द सेकंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर। नाथ लिटरेचर में क्या था, सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मैनामती एंड गोपी चंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर, एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स, बलाड्स। सो दूसरा, पहले में क्या था, पहले में भक्ति वगैरह था, ठीक है, भक्ति गीत और वैष्णव भक्ति और
पोएम्स थी संस्कृत की, मतलब संस्कृत ट्रांसलेट की हुई पोएम्स थी, ठीक है, संस्कृत नहीं, उनकी ट्रांसलेशंस थी। और सेकंड जो था, सेकंड इंक्लूड नाथ लिटरेचर। सो नाथ लिटरेचर क्या है, उसमें सॉन्ग्स थे मैनामती गोपी चंद्र के। सेकंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मैनामती एंड गोपी चंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर, ठीक है। सो किसकी स्टोरीज थी इसके अंदर, मतलब ये रेगुलर था सेकेंड लिटरेचर, जो कि नॉन संस्कृत था, इसे नाथ लिटरेचर कहा जाता है। तो बंगाली लिटरेचर दो में डिवाइडेड है। पहले में ट्रांसलेशंस थे संस्कृत एपिक्स की, जो संस्कृत की बड़ी बड़ी किताबें हैं उनके ट्रांसलेशंस थे। और सेकंड क्या था, सेकंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर, दूसरा नाथ लिटरेचर था, सच एज सॉन्ग्स ऑफ मैनामती गोपी चंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बलाड्स। सो ये सब था, ठीक है। सो फर्स्ट में क्या था संस्कृत एपिक्स में, सो फर्स्ट मतलब बंगाली लिटरेचर दो में, पहली कैटेगरी में संस्कृत के ट्रांसलेशंस हैं, संस्कृत सारे संस्कृत एपिक्स के ट्रांसलेशंस हैं, और दूसरे में नाथ लिटरेचर कहलाता है। नाथ लिटरेचर में क्या है, सॉन्ग्स हैं मैनामती के गोपी चंद्र के, और स्टोरीज हैं जिसमें धर्म ठाकुर की पूजा है, फेरी, ये सब मैनामती गोपी चंद्र ये कैरेक्टर्स होंगे, मतलब स्टोरीज के, धर्म ठाकुर की वर्शिप, फेरी टेल्स, फोक टेल्स, बलाड्स। बलाड्स क्या होते हैं, लंबी सी पोयम, बहुत बड़ी बड़ी पोयम होती हैं, उसमें स्टोरी होती है वैसा। सो बंगाली लिटरेचर दो में डिवाइड है, वन इंडेप्टेड टू संस्कृत एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। तो दूसरा है नाथ लिटरेचर। अच्छा, ये सब कौन है, मैनामती गोपी चंद्र धर्म ठाकुर, ये कौन है। सो ये पीछे लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 132 पे। सो मैनामती गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर, द नाथ्स वर एस्केटिक्स। ये जो नाथ सेकेंड लिटरेचर नाथ्स के बारे में था, नाथ कौन थे, एस्केटिक्स मतलब ऋषि थे, साधु थे। वो इंगेज इन वेराइटी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, ये लोग बहुत सारे योगा की चीजें करते थे। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग विच वॉज ऑफन एनेक्टेड डिस्क्राइब्ड हाउ मैनामती अ क्वीन encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism in the face of a variety of obstacles. So ये जो सॉन्ग है नाथ प्रैक्टिस के अंदर जो सॉन्ग्स हैं उसमें दिखाया गया है कि जो रानी थी उसका नाम मैनामती था, वो रानी अपने बेटे गोपी चंद्र को प्रोत्साहित करती है कि वो ऋषि बने, मतलब वो ऋषि का पाथ एस्केटिज्म, मतलब वो भी साधु बने, ऋषि बने, और सारे जो हर्डल्स उसको रास्ते में जो भी कठिनाई आ रही हैं सबको पार करके वो ऋषि बने। धर्म ठाकुर इज अ पॉपुलर रीजनल डेइटी ऑफन वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ स्टोन और अ पीस ऑफ वुड। धर्म ठाकुर क्या था, तो धर्म ठाकुर उनका लोकल एक देवता था, लोकल देवता जिसको मानते थे, वो वो उसको पत्थर का या लकड़े का देवता था। सो उसका नाम धर्म ठाकुर था। सो बंगाल लिटरेचर दो में डिवाइडेड है, एक इंडेप्टेड टू संस्कृत है, मतलब उसमें आपको संस्कृत के कन्वर्जन्स मिलेंगे, भक्ति गीत और ये सब मिलेगा, और दूसरा नाथ लिटरेचर है। नाथ लिटरेचर में मैनामती और उसके बेटे गोपी चंद्र, धर्म ठाकुर, इन सब की बातें मिलेंगी। So text belonging to the first category are easier to date as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th centuries. So जो फर्स्ट कैटेगरी के टेक्स्ट थे, मतलब जो संस्कृत भाषा के टेक्स्ट थे, वो ज़्यादा इजी हैं क्योंकि ये 15 से 18 सेंचुरी में कंपोज किए गए थे, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं हैं। दोज बिलोंगिंग टू द सेकेंड कैटेगरी सर्कुलेटेड ओरली एंड कैन नॉट बी प्रिसाइसली डेटेड। और जो सेकेंड कैटेगरी है नाथ लिटरेचर है, वो मुंह से बोला, मतलब मुंह से फॉलो हुआ, भाई मैंने अपने बेटे को बताया, मेरे बेटे ने अपने बेटे को बताया, तो ऐसे फॉलो हुआ, मतलब उसका कुछ रिटर्न नहीं है, ओरली फॉलो हुआ। दे वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वॉज रिलेटिवली वीक। सो ये जो नाथ लिटरेचर है, नाथ लिटरेचर ज़्यादा कहाँ फेमस है, ईस्टर्न बंगाल में, वहाँ पे ब्राह्मण बहुत नहीं है, ठीक है। सो ईस्टर्न बंगाल में नाथ ज़्यादा फेमस है। सो दो लिटरेचर हुए, ठीक है। सो आज हम यहीं एंड करते हैं। हमने जितना भी पढ़ा, हमने जितना भी अंडरलाइन किया, आपको एक एक चीज़ लिखनी है अच्छे से। सो एक बार हम फिर डिस्कस कर लेते, थोड़ा सा आज कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, हमें अच्छे से करना है। सो
वंस अगेन हम ये एक छोटा सा रिवीजन टाइप कर लेते हैं। सो हमने लेक्चर 209 चालू किया था। हमने क्लासिकल डांसेस को जो है क्लासिकल डांसेस के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। क्लासिकल डांसेस में हमने ऑलरेडी कल कथक पढ़ा था। सो हमने देखा कि क्लासिकल वर्ड जो है वो दिखाता है स्किल्ड डांस भाई, और क्लासिकल वर्ड दिखाता है कि ऊंचापन, सुपीरियर। सो दूसरे अदर डांस फॉर्म्स हैं, जो दूसरे डांस फॉर्म्स हैं वो हैं भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है, कथकली जो कि केरला में, ओडिसी जो कि ओडिशा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और मणिपुरी मणिपुर में होता है। ठीक है, ये है कथक डांसेस। कोट पेंटिंग वो तो हमने कल डिस्कस करा था। सो ये सारे डांस फॉर्म्स हैं। सो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर में। ठीक है, सो फिर हमने डिस्कस किया था कि पेंटिंग फॉर पैटर्न्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। सो मिनिएचर्स का मतलब रंगों से बनाए गए कपड़ों पे या मैन्युस्क्रिप्ट्स पे या पेंटिंग करना। ठीक है, सो ये मतलब स्मॉल साइज पेंटिंग्स होती थी जो क्लोथ पे या पेपर पे की जाती थी, क्लोथ या पेपर पे। ठीक है, शुरू में लीव्स पे की जाती थी, फिर क्लोथ पेपर पे। सो हमने देखा कि मुगल एम्परर से ये चालू हुआ था। मुगल एम्परर अपनी बनवाते थे मिनिएचर्स, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, वो लोग बहुत इनको प्रोत्साहित करते थे और उन्हें गिफ्ट्स भी मिलते थे। और ये मिनिएचर्स खाली अपनों के साथ शेयर किए जाते थे, आगे नहीं दिखाए जाते थे। फिर इसके बाद जो मुगल एम्पायर का नाम कम होता गया तो धीरे धीरे वो पेंटर्स कहाँ चले गए, राजपूतों के कोर्ट्स में चले गए। सो वहाँ उनका थोड़ा टेस्ट वहाँ दिखा। फिर वहाँ ये लोग कहाँ कहाँ गए, ये लोग मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, यहाँ सब ये पेंटर्स फेमस हुए। फिर मिनिएचर पेंटिंग्स हिमाचल प्रदेश में भी बहुत फेमस हुई। हिमाचल प्रदेश में एक पेंटिंग का टाइप है जिसका नाम है बसोली। हिमाचल प्रदेश में ये बसोली फॉर्म बहुत फेमस हुआ पेंटिंग का। और सबसे जो पॉपुलर पेंटिंग यहाँ हुई वो है रसम नगरी, जो कि भानु दत्ता की पेंटिंग थी। भानु दत्ता की रसम मंजरी। नादिर शाह इन्वेशन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली। फिर नादिर शाह ने, जो पर्सिया का शाह था, उसने दिल्ली जीत ली। तो फिर ये जो सारे आर्टिस्ट थे, मतलब जो पेंटर्स थे, उनको हिल्स पे चले जाना पड़ा, पहाड़ियों पे चले गए, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स में नादिर शाह का पूरा राज हो गया। सो फिर वहाँ जब वो पहाड़ियों पे हिल्स पे गए, सो वहाँ उनको ऑलरेडी मतलब पेंटिंग के चाहक मिले, उनको भाई लोग सपोर्टर्स मिले। तो वहाँ जाके उन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग सेटअप किया। मिड 18th सेंचुरी में ये जो कांगड़ा आर्टिस्ट है, उन्होंने अपनी पेंटिंग में कुछ नयापन लाया। उन्होंने वैष्णवाइट ट्रेडिशन से, वैष्णवाइट चीज़ों से अपनी पेंटिंग में नयापन लाया। ये लोग पेंटिंग्स में सॉफ्ट कलर्स यूज़ करते थे, और जैसे ब्लू, ग्रीन, एकदम मतलब अट्रैक्टिव कलर्स। और मतलब इस तरह से कांगड़ा पेंटिंग एक सूदिंग सी, एकदम हल्की, मतलब आपको अच्छी लगे वैसी। इवन ऐसे नहीं कि सिर्फ ये पेंटर्स ही थे, इनके अलावा आम आदमी, औरत भी पेंट करते थे वो वॉल्स पे, पॉट्स पे, फ्लोर्स, क्लोथ्स। पर उनका तो क्या मतलब, क्लोथ थे तो फट गए, पॉट्स थे तो टूट गए। पर ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर्स हैं, वो आज भी पैलेसेस में संभाले गए हैं। इसके बाद हमने देखा बंगाली लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। सो बंगाली का ओरिजिन संस्कृत माना जाता है, पर संस्कृत माना तो जाता है, पर उसके बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आए। पहले तो बंगाल पीपल का मगध के साथ अच्छा रिलेशन था, और मगध में संस्कृत बहुत बोली जाती थी। फिर गुप्ता रूलर्स ने, गुप्ता रूलर्स जो हैं, उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल बिठाया अपना बंगाल में, और वहाँ पे थोड़ा ब्राह्मण ज़्यादा बस गए। मतलब यहाँ पे बंगाल में संस्कृत थोड़ी सी आ गई। सो ज्वान सेंग ने तो इतना भी कहा है कि जब वो बंगाल आया था तो चारों तरफ संस्कृति बोली जा रही थी। फिर बंगाल को पालास के अंडर भी आना पड़ा, पाला रूलर्स भी आए वहाँ पे। फिर बंगाल को सुल्तानों ने भी रूल किया। अकबर ने बंगाल को कॉन्कर किया, और वहाँ पे उन्होंने एक 50% से ज़्यादा वहाँ पे मुगल सल्तनत हो गई। सो वहाँ उन्होंने पर्शिया को लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया और बंगाली को रीजनल लैंग्वेज बना दिया।
15th सेंचुरी में बंगाली ग्रुप मतलब डायलेक्ट्स जो इतने बदलाव आए कि मतलब उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस मिक्स हुई, संस्कृत हुई, ट्राइबल लैंग्वेज, ट्राइबल मतलब वो जो आदिवासियों की, फिर पर्शियन, यूरोपियन, ठीक है। सो आज बंगाली में ये सब भाषाओं का मिक्सचर है। बंगाली लिटरेचर दो में डिवाइडेड है, एक संस्कृत से जुड़ा हुआ है, वन इंडेप्टेड टू संस्कृत, दूसरा है अलग से बिना संस्कृत। इंडेप्टेड टू संस्कृत मतलब उसमें संस्कृत की जो वर्क्स हैं उनको ट्रांसलेट किया गया है बंगाली में। सो संस्कृत और बंगाली में, तो संस्कृत की जो बड़ी बड़ी महाकाव्य एपिक्स हैं जैसे मंगल काव्यास, तो उन सबको मतलब भक्ति लिटरेचर, ये सबको बंगाली में कन्वर्ट किया गया, संस्कृत लिटरेचर को बंगाली लिटरेचर में। दूसरा है बंगाल लिटरेचर में नाथ लिटरेचर। नाथ लिटरेचर में किसकी कहानियां, गाने हैं, मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के। इसके अलावा परियों की कहानियां, फोक टेल्स, बलाड्स, ये सब हैं, ठीक है। फोक टेल्स का मतलब क्या होता है, वो नहीं गांव की कहानियां वैसा कुछ। फिर ये मैनामती, गोपीचंद्र, धर्म ठाकुर कौन थे वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि भाई ये जो फर्स्ट टाइप था, मतलब जो इंडेप्टेड टू संस्कृत लैंग्वेज था, वो तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में आज भी देखा जाता है, उसका टाइम भी पता है कि वो कब से कब तक हुआ। पर जो दूसरा है नाथ लिटरेचर है, वो ओरली पास आउट हुआ, मतलब ओरली लोग एक से दूसरे को बताते थे। सो वो पता नहीं है कब बोला जाता था बंगाल में, कब वो पढ़ी जाती थी किताबें। सो और ये नाथ लिटरेचर फेमस भी ज़्यादा ईस्टर्न बंगाल में था, ठीक है। So with this I am ending today's lecture. Just read each and everything properly, write the points properly and WhatsApp me the entire thing. So we completed today the pages. We read from 127 to 132. So kindly do read it yourself and try to explore this chapter more and more. Thank you.